नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय चौहान और यहाँ पर हम लोग आज नर्मदा नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। फुल टू डिटेल से देखेंगे हम लोग। यहाँ पर समझेंगे कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ को जाती है, मध्य प्रदेश और गुजरात के किन किन जिलों से होकर के गुजरती है, इसके ऊपर कौन कौन से प्रमुख परियोजनाएं हैं, कौन कौन से प्रमुख पर्यटन स्थल हैं और कौन कौन से प्रमुख जलप्रपात है, इन सारी चीज़ों के बारे में प्रॉपर फुल टू डिटेल से हम लोग जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। यह नदी मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर के करीब बहती है। इसका बेसिन क्षेत्र 98,000 स्क्वायर किलोमीटर है। बेसिन क्षेत्र का मतलब ये होता है कि यह नदी कहाँ तक के पानी को लेकर के आ रही है। मतलब यह नदी सीहोर ज़िले के भी पानी को लेकर के जाती है, रायसेन को भी लेके जाती है, शहडोल का भी लेके जाती है। मतलब मुख्य नदी अपने पानी तथा अपने साथ में अपनी सहायक नदियों के पानी को, जितने क्षेत्र के पानी को लेकर के जाती है, उस पूरे क्षेत्र को उस मुख्य नदी का बेसिन क्षेत्र कहा जाता है। लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो यह भारत की पाँचवीं सबसे बड़ी नदी है। सॉरी, लंबाई नहीं, बेसिन क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो पाँचवीं सबसे बड़ी नदी है। और अगर भारत के अंदर बहने के हिसाब से देखा जाए, केवल भारत के अंदर, ना कि किसी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री के साथ ही सीमा शेयर करती हो, तो उस हिसाब से यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। पहले नंबर पे गोदावरी, दूसरे नंबर पे कृष्णा, तीसरे नंबर पे नर्मदा आती है। नर्मदा नदी का ओरिजिन यानी उद्गम स्थल मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक पहाड़ी से है, जो कि अनूपपुर ज़िले में पड़ता है। अमरकंटक अनूपपुर ज़िला जो है जबलपुर के पास में और छत्तीसगढ़ से लगता हुआ ज़िला है। अमरकंटक मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी भी मानी जाती है, जिसकी टोटल हाइट 1066 मीटर है। नर्मदा के सहायक नदियों की बात करें तो नर्मदा की कुल 42 सहायक नदियाँ हैं, सॉरी 41 सहायक नदियाँ हैं, जिसमें से कि तवा, दूधी, शक्कर, बारना, छोटी तवा, हथनी, हिरन, बंजर नदी प्रमुख हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट नदी की बात करें तो तवा नदी है, जिसके ऊपर बहुत बड़ा डैम भी बना हुआ है। इसके ऊपर बहुत बड़ा पुल भी है। तवा नदी का उद्गम होशंगाबाद के क्षेत्र से होता है। दूधी और शक्कर भी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। बारना नदी के ऊपर एक बारना नहर निकाली गई है, जो कि रायसेन जिले से होकर गुजरती है। और छोटी तवा बड़ी तवा का ही एक छोटा रूप है। और बंजर नदी, ये सब प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से बहती है, यानी यह रिफ्ट वैली से बहती है। रिफ्ट वैली वैसी जगह को कहा जाता है जो कभी समतल रहा हो या फिर ये कह सकते हैं प्लेन रहा हो, लेकिन किसी नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा की वजह से उसके बीच का हिस्सा धंस जाए और साइड साइड से दो हिस्से उठ जाए, इसे ही भ्रंश घाटी कहते हैं। भ्रंश घाटी में बीच का हिस्सा धंस जाने की वजह से उसमें पानी इकट्ठा होकर के बहना शुरू कर देता है और दोनों साइड पे किनारों पर पर्वतों का निर्माण हो जाता है, जिस वजह से नर्मदा नदी में भी ये चीज़ देखने को मिलती है। इसके उत्तर साइड में विंध्याचल पर्वत का निर्माण हुआ है, जबकि दक्षिण साइड में सतपुड़ा पर्वत है। नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदियां हैं, जैसा कि हम लोग पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। बट इसमें से 39 नदियां जो है मध्य प्रदेश से ही मिल जाती हैं, बाकी 2 नदियां इसमें आकर गुजरात में मिलती हैं। नर्मदा में 22 लेफ्ट साइड से नदियां आकर मिलती हैं और 19 जो है राइट साइड से नदियां आकर के मिलती हैं। तो उनका चाहो तो आप यहाँ पर मैंने इमेज डाला है, इसको अच्छे तरीके से देख सकते हो, है ना। तो ये समझने के लिए मैंने इमेज को डाला है, बाकी जूम करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग। नर्मदा के बहुत सारे नाम हैं। मध्य प्रदेश में इसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस, इतना ज़्यादा महत्ता है कि इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। इसे मध्य प्रदेश की गंगा नहीं कहा जाता, तो इस भ्रम में ना रहे। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। इसके अन्य नाम में सकरी है, संकरी है, आनंदमय नदी है, मैकाल सुता। मैकाल सुता इस वजह से क्योंकि यह मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है। नामदासो, ये नाम टॉलमी ने दिया था, बहुत बड़े हिस्टोरियन थे, शायद आप लोग जानते होंगे। उसके अलावा इसका नाम सोमो देवी है, सोम प्रभा है, नी बुद्धा है, रेवा है। रेवा नदी बहुत ही प्रमुख नाम है
तो इसको ध्यान रखें आप लोग एग्ज़ाम के पर्पज़ से। इस नदी के ऊपर कुछ फेमस जलप्रपात हैं जिनको इंग्लिश में वाटरफॉल कहते हैं, आम बोल चाल में हम लोग झरना भी प्रयोग करते हैं। तो नर्मदा नदी के ऊपर कुछ फेमस जलप्रपात जो हैं उनमें कपिलधारा, दुग्धधारा, धुआंधार, मानधाता, दर्दी तथा सहस्त्रधारा है। जलप्रपात का निर्माण तब होता है जब नदी कहीं ऊंचाई से नीचे गिर रही हो, है ना। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। जलप्रपात के हिसाब से देखा जाए तो जलप्रपात एक ऐसी जगह होती है जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, टूरिज्म के लिए बहुत फेमस जगह होती है। कपिलधारा जलप्रपात तथा दुग्धधारा जलप्रपात ये दोनों जलप्रपात अनूपपुर में है। धुआंधार ये भेड़ाघाट में है जो कि जबलपुर में पड़ता है। बंदर कूदनी यहीं पर है। धुआंधार जलप्रपात बहुत फेमस जलप्रपात है, पूरे मध्य प्रदेश का ही नहीं पूरे भारत भर में यह फेमस है ना। यह इसका नाम धुआंधार इस वजह से है क्योंकि जब ऊपर से पानी गिरता है तो धुआं धुआं टाइप दिखता है। मानधाता तथा दर्दी जलप्रपात ये दोनों ओंकारेश्वर खंडवा जिले में है। एवं सहस्त्रधारा जलप्रपात यह महेश्वर के पास खरगोन जिले में है। अगर नर्मदा नदी के ऊपर प्रसिद्ध डैम की बात करें, बांध की बात करें, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की बात करें तो इस नदी के ऊपर सबसे पहला बांध बरगी डैम बना था, बरगी बांध बना था। इसका नाम बदल करके करेंट टाइम में रानी अवंतीबाई कर दिया गया है। रानी अवंतीबाई गढ़मंडला की शासिका थी और इनकी स्टैच्यू, इनकी मूर्ति जो है वो गढ़मंडला में ही है। और दूसरा, थोड़ी सी दूरी जाने पे ओंकारेश्वर जो कि खंडवा जिले का भाग है, ओंकारेश्वर में भी एक बहुत बड़ी परियोजना है जिसका नाम ओंकारेश्वर परियोजना ही है। ओंकारेश्वर में थोड़ा सा 60 से 90 किलोमीटर दूरी पे जाने पे इंदिरा सागर डैम है जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डैम माना जाता है। यह हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करता है, यानी कि पन बिजली जिसको बोलते हैं, जिसको पानी से बिजली बनाना बोलते हैं। यह बहुत बड़ा डैम है और इसके पीछे जो इंदिरा जलाशय है वह मध्य प्रदेश के सबसे बड़े जलाशयों में से एक माना जाता है। यह टूरिज्म के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। महेश्वर डैम, महेश्वर डैम खरगोन ज़िले में पड़ता है, खरगोन ज़िले का भाग है, बहुत ही महत्वपूर्ण डैम है। और लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण जो डैम है इसका नाम है सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम मध्य प्रदेश में ना होकर के यह गुजरात में है, बट थोड़ा सा मध्य प्रदेश से आगे है, गुजरात में पड़ता है। गुजरात के नर्मदा ज़िले में ये है। और सरदार सरोवर डैम एक्चुअली इसका जो पानी है वह मध्य प्रदेश, साथ में गुजरात, राजस्थान तथा महाराष्ट्र, ये 4 राज्य मिलकर के यूज करते हैं। इस बांध के बन जाने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा राजस्थान का हुआ है क्योंकि जिस क्षेत्र में इंदिरा गांधी कैनल, जो इंदिरा गांधी नहर है उसका पानी नहीं आ पाता था, उस क्षेत्र में अब सरदार सरोवर बांध के बन जाने से पानी की सप्लाई हो सकेगी। जहाँ पर सरदार सरोवर डैम है उसी के पास में, ठीक पास में ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है जो कि विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति मानी जाती है ना। तो ये क्षेत्र जो है सरदार सरोवर डैम, उसके साथ साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पूरे भारत में पर्यटन के लिए विकसित किया जा रहा है। नर्मदा के किनारे अगर प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करें तो मंडला है, साथ में अमरकंटक तो है ही, जबलपुर है, जबलपुर में भेड़ा घाट हो गया, धुआंधार जलप्रपात हो गया, बंदर कूदनी, 64 योगिनी मंदिर हो गया, है ना। तो ये सब नर्मदा नदी के किनारे ही हैं। तिलवारा घाट हो गया, उसके साथ साथ होशंगाबाद, होशंगाबाद में नर्मदा नदी होकर के गुजरती है। साथ में होशंगाबाद के जो घाट हैं वो बहुत प्रसिद्ध घाट हैं जहाँ पर लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। हंडिया, हंडिया ये पड़ता है हरदा जिले में। हंडिया को जो है सो नर्मदा नदी का नाभि स्थल भी कहा जाता है। और हंडिया के ठीक सामने देवास जिले का नेमावर पड़ता है। नेमावर और हंडिया दोनों को नर्मदा नदी का नाभि स्थल कहा जाता है। तो ये बहुत ही धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर घूम करके लोगों को बहुत ही अच्छा महसूस होता है। उसके साथ अगर बात करें महेश्वर की, तो महेश्वर अपनी विविधता के लिए फेमस है। एक समय पर यह होलकरों की राजधानी रह चुका है, अहिल्याबाई होलकर की राजधानी रह चुका है। महेश्वर की साड़ियाँ बहुत फेमस हैं जिनको जीआई टैग भी मिल चुका है। महेश्वर का किला बहुत फेमस है। तो यह घूमने के लिए बहुत प्रसिद्ध जगह माना जाता है। और उसके साथ साथ ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर में भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग है, यह भी बहुत प्रसिद्ध है। अगर नर्मदा नदी की बात करें कि कौन कौन से ज़िलों से होकर के गुजरती है,
तो उनमें से कुछ प्रमुख ज़िले हैं, जैसे नर्मदा नदी अनूपपुर से निकलती है, फिर उसके बाद मंडला जाती है। मंडला के किले को यह 3 तरफ से घेर करके गुजरती है। उसके साथ साथ ये जबलपुर से होकर के जाती है। जबलपुर में कुछ प्रमुख स्थल इस नदी के किनारे हैं। साथ में नरसिंहपुर है ना, जहाँ से आशुतोष राणा है, नरसिंहपुर से होकर के जाती है। उसके साथ साथ रायसेन, होशंगाबाद बहुत फेमस जगह है। हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार जिले से होकर के जाती है। उसके बाद फिर यह नदी गुजरात में चले जाती है और फिर नर्मदा जिले से होते हुए, भरूच से होते हुए यह बंगाल खाड़ी बोल रहा हूँ, खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि नर्मदा नदी का मुहाना खंभात की खाड़ी है। यह नदी पूरब में ना जा कर के पश्चिम साइड में बहती है, क्योंकि इसका ढलान पश्चिमी दिशा में है, और सारे ज़िलों से होते हुए भरूच के पार जा कर के खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, जो कि अरब सागर का भाग है। यह नदी गिरने से पहले ज्वारदान का निर्माण करती है, जिसको इंग्लिश में एस्चुरी कहा जाता है। यह नदी डेल्टा नहीं बनाती। एस्चुरी का मतलब ये होता है कि जब नदी डायरेक्ट जा कर के किसी सागर महासागर में मिल जाती है तो उसको एस्चुरी कहते हैं, और डेल्टा जस्ट अपोजिट होता है। यानी कि डेल्टा बनाते समय नदी गाद का निर्माण करती है, अपने मुहाने पर ही बहुत सारा गाद जमा कर देती है। तो बस इतना ही था नर्मदा नदी के बारे में। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा टॉपिक। अगर कोई दिक्कत हो, अगर आपके कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं। आप वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।